back to हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो इंडिया किसकी इकोनॉमी था? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की कॉलोनी, ब्रिटेन ने जो है इंडिया को कॉलोनी बना लिया था, तो उसके बाद उसके क्या इम्पैक्ट रहे? ठीक है, जो उन्होंने रूल किया हमारे पास, उनके क्या इम्पैक्ट रहे सोसाइटी पे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट या सोसाइटल एस्पेक्ट, ये सब चीज हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। कॉलोनियलिज्म क्रिएटेड अ सोसाइटी विच वाज नेदर कैपिटलिस्टिक एज इन ब्रिटेन नॉर वाज इट प्री कॉलोनियल और प्री कैपिटलिस्टिक। यहाँ पे प्री कॉलोनियल और प्री कैपिटलिस्ट से मतलब है, ना ही वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी रह गई थी, यानी जैसे कि ब्रिटेन में डेवलपमेंट था। ठीक है, वहां के लोग क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे, अच्छे से सक्सेसफुल ट्रेड कर रहे थे एक तरीके से। ना तो वहाँ ये लोग जो ब्रिटेन ने इंडिया कॉलोनी बनाया था, ना तो ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट जो है इंडिया की उसको कर पाए, इंडिया की इकोनॉमी को कर पाए, ना ही जो पहले थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी बनाने से जो पहले इंडिया था, ठीक है, मुगल रूल था, है ना, मुगल रूल बहुत ज्यादा डोमिनेटेड था, तो ना ही वो इंडिया पहले जैसा रह गया। जैसा सिस्टम मुगल रूल में एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ना वही बचा, ना ही जो है कैपिटलिस्ट बन पाया। एग्जाम्पल कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल नीदर रिजेम्बल कैपिटलिस्ट ब्रिटेन नॉर इट वाज बेसिकली सिमिलर टू मुगल इंडिया। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिलेशन इन इंडिया मेक द एस्पेक्ट क्वाइट क्लियर। जैसे कि आप देखोगे कि पहले क्या होता था, जो मुगल रूलर है वो डिसाइड करता था क्या टैक्स होंगे, क्या ये सब चीजें होंगी। इन्होंने क्या कर दिया था? सेटलमेंट्स जो इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जैसे कि रैयतवाड़ी, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हमने देखा, ठीक है, जमींदारी सिस्टम वगैरह, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर दी थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, फर्स्ट स्टेज जो थी कॉलोनियलिज्म की, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम 3 स्टेज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहली स्टेज जो है, दिस इज डिस्क्राइब एज द पीरियड ऑफ मोनोपोली ट्रेड। जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना, पूरा मोनोपोली ट्रेड, कि कैसे जो है चार्टर साइन करवा के आई थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके साथ? कहाँ से आई थी? स्टार्टिंग से देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से। ठीक है, बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, तो एक चार्टर साइन करवा के आई थी। किससे? जो वहां की क्वीन एलिजाबेथ थी सेकंड, उनसे, कि हम इंडिया जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो है कोई और अदर जो है कंपनी ब्रिटेन से कॉम्पीट करने के लिए हमारे सामने ना आए, यानी कि कोई भी अदर कंट्री को ट्रेडिंग राइट्स ना दिए जाए इन इंडिया। सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही जो है ट्रेड करेगी। द फर्स्ट वॉज टू एक्वायर मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इन इंडिया। किस ऑब्जेक्टिव से आई थी? पहला था कि हम क्या करेंगे? ट्रेड की मोनोपोली बनाएंगे इंडिया में, यानी जो ट्रेड है पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, यानी जो मेन पावर किसके हाथ में होगी? कुछ भी ट्रेड, यानी टैक्स बढ़ाना है, टैक्स घटाना है, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड करना है, वो सब किसके हाथ में हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। दिस मीन दैट अदर इंग्लिश और यूरोपियन मर्चेंट और ट्रेडिंग कंपनी शुड नॉट कम्पीट विद इट इन परचेज एंड सेल ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। यानी इंडियन प्रोडक्ट जो भी ये खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसमें क्या, खरीदने बेचने से क्या मतलब है? कोई भी प्रोडक्ट जो है ये हालांकि बेच रहे हैं, ठीक है, या यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के ले जा रहे हैं अपने होम टाउन, तो उसमें जो है कॉम्पीट ना करे कोई भी अदर कंपनी फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, दिस वुड इनेबल द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बाय इन प्रोडक्ट एज चीपली एज पॉसिबल। क्योंकि अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तो ये अपनी मनमर्जी से जितना भी सस्ता चाहे, क्योंकि और कोई तो है नहीं ना उनके पास ऑप्शन। इंडिया के जो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, ठीक है, या अपना जो कुछ भी जो आर्टिशियंस पहले होते थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी सामान है वो बेच रहे हैं, तो उनके पास कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं कि वो किसी अदर जो पर्सन है उसको बेच दे। ठीक है, अगर ये नहीं ले रहा तो ये तो लेगा, ऐसे ऑप्शंस तो है नहीं उनके पास। सोल्व ऑप्शन क्या है? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो है बेच सकते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये एडवांटेज हो गया था कि वो कितना भी सस्ता जो है खरीद सकते हैं। सेकंड जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था, एट दिस स्टेज वाज टू डायरेक्टली अप्रोप्रिएट और टेक ओवर गवर्नमेंटल रेवेन्यूज थ्रू कंट्रोल ओवर स्टेट पावर। इन्होंने क्या कर लिया? जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने मुगल्स जो थे, मुगल्स की पावर को एकदम डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, जो मुगल रूलर थे वो नामचारे के रूलर रह गए थे। जो मेन जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी। सब चीज वो रेगुलेट कर रही थी, एक्सेप्ट डे टू डे अफेयर्स, यानी जो भी मान लो कुछ जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो मुगल रूलर्स देखते थे। बाकी जितना भी ट्रेडिंग का सिस्टम था वो सब कौन देखते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। The East India Company required large financial resources to wage wars in India and on the seas against European rivals। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको क्या जरूरत थी?
नेवल फोर्सेस, फोर्स की जरूरत थी, आर्मी की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? बाई चांस इंडिया में कोई है उनके अगेंस्ट जो है बोलने लगे, कोई मुगल रूलर है वो मना कर दे कि भाई हम तो आपको अपनी टेरिटरी में नहीं रूल करने देंगे, ठीक है, या आपकी अथॉरिटी इतनी जो इंक्रीज हो रही है इसको नहीं, हम नहीं चाहते इतनी अथॉरिटी इंक्रीज हो, तो उस उनके खिलाफ लड़ने के लिए इनको आर्मी की जरूरत थी, ठीक है, नेवल फोर्सेस की जरूरत थी, ठीक है। जो इनके अदर यूरोपियन, जो यूरोप के जो अदर जो राइवल्स हैं, जो अदर एरियाज हैं, अदर कॉन्टिनेंट है, जो अदर राइवल्स है, उनसे लड़ने के लिए इन्हें जो है आर्मी की जरूरत थी। तो ये सब काम इन्होंने कहाँ से निकलवाया? इंडिया से निकलवाया, ठीक है। द ब्रिटिश प्रोडक्ट हार्डली एनी गुड्स विच कुड बी सोल्ड इन इंडिया इन कॉम्पिटिशन विद इंडियन प्रोडक्ट। यानी देखो यहाँ पे क्या था, 19th सेंचुरी तक ये बोला जाता है कि 19th सेंचुरी तक भी ब्रिटिशर्स जो होते हैं, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है ना, हैंडीक्राफ्ट जो था, उनको क्या टैकल नहीं कर पा रहे थे या कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। मतलब इतना अच्छे जो प्रोडक्ट, इतने फिनिश प्रोडक्ट जो है इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट जो है थे आर्टिशंस, वो क्या कर रहे थे, बना रहे थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यानी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल एकदम डिक्लाइन में चली गई और खत्म हो गई एक तरीके से। इंडियन ट्रेडर्स वर ग्रेजुअली रिप्लेस एंड रूइन। इंडियन ट्रेडर्स को क्या करा जाने लगा? रिप्लेस करा जाने लगा, ठीक है। द वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन वर कंपेल इधर टू सेल देयर प्रोडक्ट एट एन इकोनॉमिक रेट, यानी कि बेसिकली उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप चीपर चीपर रेट पे जो है क्या करो, अपने प्रोडक्ट को सेल करो, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सके, उन्हें जो है प्राइस बढ़ा के जो है दोबारा सेल कर सके और प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। इलीगली इमेंस वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने बस एक ही काम किया कि यहाँ से क्या किया, होमलैंड अपने जितना भी जो है पैसा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी यहाँ से वेल्थ ले जाके अपने होमलैंड, यानी अपना जो है इन्होंने सिर्फ फायदा देखा, इंडिया का कुछ फायदा नहीं देखा। इंडिया के जो लोग थे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी, सोसाइटल एस्पेक्ट में भी इन्होंने क्या किया, एक्सप्लोटेशन ही किया ऐसे दुनिया में। सेकंड स्टेज हम देखेंगे, दिस वाज अ पीरियड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ट्रेड इन आल्सो टर्म एज colonialism of free trade during the 19th century. The newly developing industrial capitalists began to attack the East India Company and the form of its exploitation in India. They did not gain much from a monopoly trade in Indian product or from the company's control over Indian revenue. They wanted India to serve as a market for their ever increasing output of manufactured goods, especially textiles, ठीक है, especially textiles, and they also needed India's raw material, especially cotton and food grain. Moreover, India could buy more British goods only if it earned foreign exchange by increasing its exports. तो सेकेंड स्टेज में भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक्सप्लोटेशन ही देखने के लिए मिलता है थ्रू ट्रेड, ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या था? इन लोगों ने क्या, मुगल रूलर्स जो थे, मुगल रूलर्स थे, इन्होंने ये तय कर लिया था कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। और आपको कुछ 1 ईयर के लिए, यानी कि एक साल में जो है इन्होंने अमाउंट जो है फिक्स कर लिया था कि हम इतना अमाउंट क्या करेंगे, आपको देंगे, मुगल रूलर को देंगे, और फ्रीली ट्रेड करेंगे उनके एरिया में, यानी उनपे कोई भी टैक्स ड्यूटीज नहीं इम्पोज करेगा जो वहां का रूलर होगा। तो फ्री ट्रेड के थ्रू भी क्या कर रहे थे, एक्सप्लोटेशन ही कर रहे थे, ठीक है, अपना प्रॉफिट बना रहे थे, दैट्स इट। ये चाहते थे कि इंडिया जो है सर्व करे एज अ मार्केट, ठीक है। इंडिया जो क्या है, मार्केट मार्केट की तरह सर्व करे, कैसे, ये यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाए और उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के यहीं पे बेचे। The chief instrument of this was the introduction of free trade. All import duties in India were either totally removed or drastically reduced to normal rate. यानी या तो पूरी रिमूव ही कर दी गई, या फिर जो है बहुत नॉर्मल रेट, यानी कुछ परसेंटेज पे या बहुत ज्यादा कम रेट पे क्या कर दी गई, इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई। The agrarian structure of India was thought to be transformed capitalist direction through। देखो अब क्या होता है, पहले जो इंडियन लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा कम जो है कैश क्रॉप्स नहीं, हम लोग फूड क्रॉप्स उगाते थे, यानी कि फूड क्रॉप्स यानी कि अनाज वगैरह, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं वो, जब मान लो एक्स्ट्रा हो रही है कोई चीज, तब हम सरप्लस में है तब हम उस चीज को बेचते थे। अदरवाइज हम लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए जो है एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। या मुगल टाइम में क्या होता था ना, जो सरप्लस होता था उसको एज अ टैक्स किसको दिया जाता था, जो मुगल रूलर है उसको दिया जाता था। बट इन्होंने क्या किया, तरह तरह के सेटलमेंट यूज कर दिए, ठीक है। इवन इन्होंने मनी में भी, यानी जो उस टाइम पे जो चलते थे, जो मनी सिस्टम था, उसमें भी क्या करिए, डिमांड की कि आप जो है हमें मनी में, पैसे में, मतलब एक तरीके से क्या करो, ट्रांजेक्शन करो, एक तरीके से टैक्स जो है पैसे में दो, ठीक है। थर्ड स्टेज थी इरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। पहली बार थर्ड स्टेज, जब जब थर्ड स्टेज आई कॉलोनिज्म की, ठीक है। खाली इन्होंने एक बात और समझने की है कि खाली इंडिया को इन्होंने कॉलोनी नहीं बनाया था, ब्रिटेन ने बहुत अदर कंट्री अंदर जो एरियाज है वहां पे भी क्या कॉलोनी बनाई हुई थी, और वहां पे भी जो लोगों का एक्सप्लोटेशन हो रहा था। इवन अदर जो बड़ी जो कंट्रीज है उन्होंने भी बहुत जगह पे जो है कॉलोनियल रूल देखने के लिए मिला है। जैसे कि आप
अमेरिका देख लो, ठीक है। अमेरिका जो अब है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो इसके जो स्टेट्स है इसके अंदर, ये भी एक कॉलोनियल रूल का हिस्सा रह चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है। देयर वाज एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू इंडस्ट्रीज। यानी कि अब क्या आ गई थी, साइंटिफिक नॉलेज जो है, लोग क्या करते थे, साइंटिफिक नॉलेज का यूज करने लगे थे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होने लगी थी। थर्ड स्टेज में बस यही देखना है। देयर वाज फर्दर यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज द रेवोल्यूशन द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया था, तो मैं यहाँ पे क्या देखने के लिए, मतलब वर्ल्ड मार्केट का यूनिफिकेशन एक तरीके से देखने के लिए मिल रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो लेड टू कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जो इंडस्ट्रीज थी ना, उनके आसपास क्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, क्योंकि लोग क्या है, काम करने के लिए इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, ठीक है, लेबर लेबर आ रही थी, तो इसलिए फूड की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो जो ये ब्रिटेन था, तो ये क्या कर रहा था, जो अपने यहाँ पे जो फूड की डिमांड है ना, यानी जो ग्रेन वगैरह, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर तो अब इतना बचा नहीं, एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन होता जा रहा था, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो ये लोग जो फूड फूड ग्रेन्स वगैरह होते थे, कहाँ से इस डिमांड को जो है सफिशिएंट जो है प्रोवाइड कर रहे थे ब्रिटेन में, इंडिया से। इंडिया को इन्होंने क्या बनाया हुआ था, बेस बनाया हुआ था एक तरीके से, ठीक है। आफ्टर 1850 a very large amount of British capital was invested in railway, और इन्होंने यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा किया। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज या एक तरीके से कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो इन्होंने अच्छी की, उसके भी सिर्फ दो ही पहलू है कि ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ का एक्सप्लोरेशन कर सके, क्योंकि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतने ही जो है जल्दी ये लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ से मटेरियल जो है अपने देश ले जा पाएंगे, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म बाय नेशनलिज्म, अब जो कोलोनियलिज्म था, जो इंडिया ने फेस किया या अदर कंट्रीज ने फेस किया, इसके नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया नहीं, बेसिकली अपनी कंट्री के लिए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है, एकदम देशभक्त जो होता है, उन्हें नेशनलिस्ट कहते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन वेल्थ इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ नरोजी, जो दादा भाई नरोजी थे, इनकी राइटिंग से हमें देखने के लिए मिलता है, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया, जितना भी हमारा मतलब एक तरीके से वेल्थ थी इंडिया की, ठीक है, ये इसको क्या कर ड्रेन करके ले गए, यानी कि यहाँ से लेके अपने होमलैंड इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया, यानी यहाँ से जो है जितना भी यहाँ का वेल्थ थी उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है, डिक्लाइन कर दिया, एक तरीके से यहाँ की इकोनॉमी एकदम जो है डिक्लाइन मोड पे चल रही थी। टू देम इट मीन द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, एक तरीके से लूट के, बहुत से जो नेशनलिस्ट है वो तो इस वर्ड का भी यूज करते हैं कि ये लूट के ले गए भारत को, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उनका भी हमें डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि भाई सिर्फ हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बिके। जो इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी, ठीक है, उनको भी इन्होंने जो है ग्रो करने नहीं दिया। द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड, इतने हाई रेट थे, हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही है, परमानेंट सेटलमेंट में भी, रेत वाली सेटलमेंट भी, इसी वजह से तो सेटलमेंट जो है, कोई भी सेटलमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रेट ही इतने ज्यादा ये लोग हाई रखते थे कि जो पीजेंट्स हैं वो इनकी जो डिमांड है उसको जो है फुलफिल कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। फाइनली एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी इंडिया वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था ऑन आर्मी, गवर्नमेंट क्या करी थी, बहुत ज्यादा एक तरीके से स्पेंड करी थी ऑन आर्मी, इस चीज को भी क्या क्रिटिसाइज किया नेशनलिस्ट ने। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, अब इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उनको ना ही ग्रो होने दिया, इवन इतना ही वो डिक्लाइन मोड में चली गई कि एक तरीके से खत्म ही हो गई, ठीक है। कोई हार्डली, मतलब इतनी कम इंडस्ट्रीज बची थी कि आप हार्डली उनको गिन सकते हो कि हाँ भाई पूरे कंट्री में कितनी इंडस्ट्रीज है। कंपनी वाज कॉम्पिटिंग विद अदर कंपनीज ऑफ द फ्रेंच एंड बट लेटर दे, देखो जैसे कि मैंने बताया कि चार्टर साइन करा के आए थे, बट ये चार्टर कहाँ से साइन करे थे कि यूरोप की कोई कंपनी नहीं आएगी, अदर जो कंट्रीज हैं, जो अदर एरियाज है, वहां से तो कंपनी आ सकती है ना। इन्होंने स्टार्टिंग में तो फ्रेंच और डच से क्या किया, कंपटीशन फेस किया, बट लेटर ऑन क्योंकि ये पॉलिटिकली भी पावर में इमर्ज हो गए, उन्होंने बहुत सारे मुगल रूलर्स को जो है हराया, ठीक है। जैसे बैटल ऑफ बक्सर देखा हमने, बैटल ऑफ प्लासी देखा, तो उसके बाद इनकी जो अथॉरिटी थी ना वो भी बहुत कम एरिया तक जो है सिकुड़ के एक तरीके से रहेगी। जैसे आप देखोगे कि जो पोर्टुगीज थे वो गोवा में ही जो है, गोवा तक ही जो है सीमित रह गए थे, ठीक है। द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन आर्टिशन वीकन द वेरी बेसिस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाय रिड्यूसिंग द आर्टिशनल लो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जो इंडियन आर्टिशंस थे उनका एक्सप्लोटेशन इतना ज्यादा कि उनको जो है कम जो है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट कंपनी के दबाव में आके उन्हें बहुत ज्यादा कम रेट पे उसे जो सेल करना पड़ रहा था।
और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, तब तो ये बिल्कुल एकदम डिक्लाइन होगी, इनकी फैक्ट्री एकदम शट डाउन हो गई, ठीक है। कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड क्रॉप्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, बेसिकली एग्रीकल्चर के टर्म्स में है यहाँ पे ये वर्ड, कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, फूड क्रॉप्स से शिफ्ट होना इन कैश क्रॉप्स। यानी कि जो हम कंजम्पशन के लिए फूड उगा रहे हैं, उसकी बजाय ऐसी क्रॉप्स का चूज करना कि जो हमें क्या करे, मनी मनी के इन टर्म्स ऑफ मनी बेनिफिट करें, ठीक है। द कॉटन बूम ब्रॉट द इंडियन पीजेंट कॉटन, देखो वो क्या रहा था, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो कॉटन कॉटन की जो सप्लाई जो है, डिमांड जो है बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि यूएस में एक तरीके से ना वॉर चल रही थी, ठीक है। तो यूएस से जो मिल रहा था कॉटन, वो आना जो है इंडिया, इंडिया नहीं, बेसिकली ब्रिटेन जो है बंद हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाँ, यूएसए में क्या चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। यूएसए के लोगों में सिविल वॉर चल रहा था, तो वहां से जो यूएसए से जो है, यूएसए क्या था, कॉटन का एक तरीके से हब था, जहां से मेनली जो कॉटन है सारे पार्ट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सप्लाई होता था। बट यूएसए में वॉर चलने के कारण जो कॉटन में जो सप्लाई थी, वो क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। तो अब जो ब्रिटेन है, अब वो कहाँ से कॉटन इंप्रूव करे, तो उन लोगों ने इंडियन जो पीजेंट है उनको फोर्स किया कि भाई आप कॉटन की खेती करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या की गई, कॉटन की खेती की गई। द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउस ऑफ बॉम्बे, द होलसेल ट्रेड इन द बिग सिटी, द ब्रोकर एंड द अदर, अब कॉटन की ट्रेड से इंडिया को बहुत फायदा हुआ, ठीक है। बट इंडिया को नहीं, क्योंकि इंडिया को उस टाइम पे किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ, क्योंकि जो विलेजर्स थे, यानी जो जो लोकल लोग थे, उन लोगों को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन लोगों को तब भी एक्सप्लॉइट ही किया गया। या इस बेसिकली इस पूरे का मतलब ये है कि जो लोकल लोग थे, लोकल या लोअर लेवल पे जो लोग थे, ठीक है, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जो अगर किसी का फायदा हुआ तो किसका हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन का फायदा हुआ, ठीक है। या एक बनिया एक तरीके से कम्युनिटी थी, जो क्या देती थी, क्रेडिट देती थी पीजेंट्स को, ठीक है, जिससे वो कॉटन उगा सके, ठीक है। यानी पैसा एक तरीके से देती थी कि हाँ आप कॉटन की खेती करो। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, यानी कि जो पीजेंट थे जो खेती कर रहे थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। एक टॉपिक बच गया है क्या, हाँ, फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक बता देती हूँ, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है। फेमाइन जो बंगाल में आया था, ठीक है, जिस टाइम पे बंगाल में जो फेमाइन आया था, उसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। बस आप ये डेटा पढ़ लेना, इससे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है। जो अब मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसमें, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, तो ये थ्री स्टेजेस जो है ना, बस थ्री स्टेजेस है जहाँ से क्वेश्चन आता है। 20 मार्कर में पूछेगा कि थ्री स्टेज बताओ कॉलोनिज्म की, तो आपको ये पूरा बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थ्री स्टेजेस। यहाँ से जो है 20 मार्कर बनता है, ठीक है।